है मुश्किलों की हद जहां तक है वहां तक उत्साह मेरा, है मुश्किलों की हद जहां तक है वहां तक उत्साह मेरा, है समर्पण हार का है वहां तक वार मेरा, हो समर्पण हार का है वहां तक वार मेरा। स्वागत है आपका जीडी की मॉडल पेपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कल से हम लोग जीडी की मॉडल पेपर करेंगे। जीडी का लगभग 20 पेपर मैं आपको कराऊंगा, लगभग 20 से 30 पेपर। आपके एग्जाम को लगभग शायद 15 जनवरी या 16 जनवरी से आपका पेपर स्टार्ट है, 16 जनवरी से। तो पेपर जो आपका शुरू है, इस पेपर के लिए आपके पेपर तक लगभग 30 सेट में आपको करा दूंगा ज्योग्राफी के पूरे जीडी के मॉडल पेपर के। आपके पेपर में 20 क्वेश्चन आने हैं, तो मिक्स क्वेश्चन मैंने ले लिया। जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि सर टॉपिक वाइज क्वेश्चन मत लेकर आइए, मिक्स क्वेश्चन लेकर आइए, तो मिक्स क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। आप लोग देखिए और अपनी तैयारी देख लीजिए। आप लोग ये जो पेपर है, जो मॉडल पेपर है, आपका जो स्कोर यहां बनेगा। आप जो स्कोर इस यहां पर गेन करेंगे जीएस में, जो स्कोर आप यहां पर प्राप्त करेंगे, लगभग वही 1-2 नंबर के आगे पीछे आपका वही स्कोर आपका पेपर में आना है। तो आप अपने स्कोर को देख लीजिए। देखिए 20 पेपर में, जीडी के 20 मॉडल पेपर में आपके कितने क्वेश्चन जा रहे हैं सही, और जो टॉपिक, जो सेशन आपका कमजोर हो, जो सेशन में आपके नंबर कम आ रहे हो, नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आप कमेंट कीजिए। वो टॉपिक हम आपको क्या करेंगे, इसके अलावा जीडी के मॉडल पेपर के अलावा हम आपको क्या करेंगे, वो टॉपिक आपको जीडी तक पढ़ा देंगे। चलिए, बस आपसे इतना रिक्वेस्ट है, आप इसी तरह बने रहें जैसे अभी हमारे साथ आप बने हुए हैं। जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह आप कर रहे हैं, आप इसी तरह हमारे साथ बने रहें। और हम पूरी प्रयास कर रहे हैं, अपने प्रयासों की अंतिम सीमा तक हम आपके लिए प्रयास करने में लगे हुए हैं। आप क्या काम कीजिए, बस केवल अपने हिस्से का प्यार हमको दे दीजिए, आप बनाए रखें, हमारे साथ बने रहें। चलिए देखिए, जीडी का ये पेपर और ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है आपके सामने। पेपर पेन उठाइए, क्वेश्चन अटेंड करिए और देख लीजिए कि आपके लिए कौन से क्वेश्चन सही हैं, आपके एग्जाम के लिए कौन से, आप कितने नंबर इन पेपरों में क्या कर पा रहे हैं, गेन कर पा रहे हैं। क्वेश्चन सामने है, चलिए देखिए। कह रहा, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में, भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में यहां रेल एवं सेवाएं प्रारंभ किया गया था। बेटा तो इसका सही जवाब क्या होगा, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के ही शासन काल में बच्चे भारत में कहां से, बंबई से, कहां से, बॉम्बे से थाने के बीच पहला ट्रेन चलाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के ही शासन काल में आया था डाकघर सुधार अधिनियम, डाकघर सुधार अधिनियम लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में आया था। लॉर्ड डलहौजी के ही शासन काल में बच्चे हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी ने ही बच्चे हड़प नीति को क्या किया था, अपनाया था। और लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाया था बच्चे। अवध को किस आधार पर विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने, तो अवध को बच्चे किस आधार पर विलय किया था लॉर्ड डलहौजी ने, अवध को लॉर्ड डलहौजी ने विलय किया था किस आधार पर, जो है ये कुशासन के आधार पर, कुशासन के आधार पर लॉर्ड डलहौजी ने भारत में क्या किया था, विलय किया था। जबकि बेटा सतारा वगैरह को क्या काम किया था इन्होंने, दत्तक पुत्र। इस हड़प नीति में क्या था, हड़प नीति में बेटा दत्तक पुत्र का विकल्प दिया गया था। क्या कहा गया था कि जिन जिन राजाओं के पास, उन रियासतों के पास जिन रियासतों के अपने पुत्र नहीं हैं, उनके दत्तक पुत्रों को उत्तराधिकारी नहीं माना जाएगा। और लॉर्ड डलहौजी की इसी नीति को कहा गया था हड़प नीति। लॉर्ड डलहौजी के इसी नीति को कहा गया था बच्चे क्या, हड़प नीति। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के बारे में सुनिए। 1833 का चार्टर एक्ट आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट आएगा और इसी 33 के तहत क्या काम किया जाएगा, जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का जो गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल ये क्या हो जाएगा, ये बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा भारत
का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल हो जाएगा भारत का गवर्नर जनरल। अर्थात लॉर्ड विलियम बेंटिंक ये क्या हैं, ये भारत के प्रथम, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ध्यान दीजिएगा, इन्हीं के समय में, इसी के समय में, इन्हीं के समय में क्या काम किया गया था, इन्हीं के समय में क्या काम किया गया था, जो बम्बई और मद्रास, बॉम्बे तथा मद्रास, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसियां थीं, जो प्रेसिडेंसी थी, बॉम्बे और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी, इनकी जो विधायी शक्ति थी, इनकी विधायी शक्तियां क्या काम किया गया था, छीन लिया गया था। और यहीं से बच्चे क्या काम किया गया था, इन्हीं के शासनकाल में भारत में केंद्रीयकृत व्यवस्था की, केंद्रीयकृत व्यवस्था की क्या किया गया था, शुरुआत केंद्रीयकृत व्यवस्था की, यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की इन्हीं के समय में क्या किया गया था, शुरुआत किया गया था। किसके शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में। और लॉर्ड विलियम बेंटिंक की ही सहायता से, अगर आपको किसी को याद हो तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सहायता से ही बच्चा क्या काम किया गया था, 1828 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से क्या काम कर दिया गया था, सती प्रथा का क्या कर दिया गया था, अंत कर दिया गया था। 1828 में कहा किया गया था, बंगाल में, 1828 में बंगाल में। क्योंकि बच्चा इसके बाद 1829 में अगले प्रेसिडेंसी और फिर 1830 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी में क्या काम किया गया था, सती प्रथा का अंत कर दिया गया था। किसके प्रयासों से, राजा राम मोहन राय के प्रयासों थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के क्या है, प्रथम गवर्नर जनरल हैं। ये किसके तहत बने हैं, ये 1813 के चार्टर एक्ट के तहत, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत क्या बने हुए हैं, लॉर्ड विलियम। लॉर्ड रिपन के शासन काल में बेटा भारत की पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुआ है, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। और लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही बच्चे आया था वुड डिस्पैच, शिक्षा का प्रस्ताव, शिक्षा का पत्र, वुड डिस्पैच इन्हीं के शासनकाल में आया था। किनके शासनकाल में, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लॉर्ड कैनिंग के बारे में जानिए बच्चा, 1858 का आएगा भारत शासन अधिनियम, 1858 का आएगा बच्चे भारत शासन अधिनियम। थोड़ी सी बात बताते हैं आपको क्या हुआ। 1857 की जब क्रांति होगी तो 1857 के क्रांति में क्या काम किया जाएगा, 1857 के क्रांति में जब अंग्रेज इस क्रांति को दबा पाएंगे तो क्या काम करेंगे, तब अंग्रेज बच्चे क्या काम करेंगे, ये लोग एक अधिनियम लेकर आएंगे 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 का भारत शासन अधिनियम। और यही के तहत बच्चा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में महारानी विक्टोरिया का पढ़ा जाएगा उद्घोषणा पत्र। और बेटा क्या काम किया जाएगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन इसी अधिनियम के तहत क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और जो भारत के और मुगलों की सत्ता बेटा, जो मुगलों की सत्ता होगी वो क्या काम किया जाएगा, केवल लाल किले तक सीमित कर दिया जाएगा। इसी के दौरान किसी गवर्नर जनरल कहेगा, जब इतिहास पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, बहादुर शाह जफर से कहेगा कि दम में दम नहीं अब खैर मांगो जान की, ऐ जफर शमशीर हो चुकी है मयान हिंदुस्तान की। तो बहादुर शाह जफर कहेंगे कि जब तलक गाजियों में बू रहेगी ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगा हिंदुस्तान की। तो ये मामला आज हम ऋषि सैनिक को देख रहे हैं कि वो तक लंदन तक पहुंच गया है कोई भारतीय। देखिए तो 1858 के तहत क्या काम किया जाएगा, जो गवर्नर होगा बेटा, जो गवर्नर जनरल होगा इसे कर दिया जाएगा क्या, गवर्नर जनरल हो जाएगा क्या, वायसराय। और भारत के जो प्रथम वायसराय बनेंगे वो कौन बनेंगे, लॉर्ड कैनिंग ही बच्चा क्या काम करेंगे। 1861 का आएगा इनके शासनकाल में भारत परिषद
अधिनियम, इन्हीं के शासन काल में आएगा 1861 में भारत परिषद अधिनियम। और इसी भारत परिषद अधिनियम के तहत बच्चा क्या काम किया जाएगा, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत ही पहली बार लॉर्ड कैनिंग अपने परिषद में 3 भारतीयों को मनोनीत करेगा, बनारस के राजा, बनारस के राजा, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज तथा सर दिनकर राव, तथा सर दिनकर राव, तथा सर दिनकर राव। इनको क्या काम करेंगे, लॉर्ड कैनिंग अपने परिषद में क्या करेंगे, मनोनीत करेंगे। किसके तहत, 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत। इसी के तहत लागू किया जाएगा भारत में पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो सिस्टम की क्या किया जाएगा, शुरुआत। जिसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, विभागीय प्रणाली। किसके शासनकाल में शुरू किया गया, 1862 में। किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। क्या काम किया गया, विभागीय प्रणाली की शुरुआत किया गया। और इसी के समय वायसराय को क्या काम कर दिया जाएगा, अध्यादेश जारी करने की क्या दे दिया जाएगा, शक्ति प्रदान कर दिया जाएगा 1861 के तहत। ये कितने माह तक मान होगा, ये 6 माह तक क्या होगा, मान होगा। ये 6 माह तक क्या होगा, मान होगा। तो चारों वायसराय के बारे में आप समझ गए होंगे। आगे देखिए, कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इतिहास में हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब फाउंडेशन क्लास पढ़ेंगे। कह रहा स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ किए थे। तो बच्चे ये कहाँ पर किए थे, ये किए थे बंबई में। आर्य समाज असल में क्या था, ये मूर्त पूजा का विरोध था। आडंबर और आर्य समाज आडंबर की ओर क्या था, आडंबर का क्या करता था, ये विरोध करता था। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। स्वामी दयानंद सरस्वती को कहा जाता है भारत का मार्टिन लूथर। बंबई में आपको एक चीज और याद रखना है, प्रार्थना समाज 1867 में स्थापित होगा। कौन करेंगे, आत्माराम पांडुरंग ये करेंगे किसकी स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना। किसकी, प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला क्वेश्चन कह रहा है रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, भूकंप की तरंगों की तीव्रता मापन के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। आगे कह रहा सूक्ष्म बर्फ निम्नलिखित में से किससे तैयार किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखिए, कह रहा फ्रांसीसी ग्रंथ की रचना आईने अकबरी की रचना किसने किया था। तो आईने अकबरी की रचना किसने किया था, अबू फजल ने। ये अबू फजल कौन है, ये अकबर के 9 रत्नों में से क्या थे, एक थे। अबू फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तो अकबर के 9 रत्नों में कौन कौन शामिल था, तो अकबर के 9 रत्न में शामिल थे तानसेन, वीरबल, कौन, बीरबल जिनका नाम महेशदास था। और तानसेन का जो नाम था, इनका नाम था रामतनु पांडे तथा इनके अलावा डोडरमल थे। डोडरमल के अलावा कौन थे, फैजी थे। इनके अलावा हकीम हुकाम। इनके अलावा कौन थे, मुल्ला दो प्याजा। इनको खाने में 2 प्याज पसंद था, इसलिए इन्हें मुल्ला 2 प्याजा कहा जाता था। तो मुल्ला 2 प्याजा थे। देखिए कितने लोग हो गए, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। इनके अलावा कौन थे, अबू फजल थे। इनके अलावा थे अबू फजल और तानसेन, बीरबल, डोडरमल, फैजी, हकीम, हुकाम, मुल्ला 2 प्याजा, अबू फजल और फैजी एक व्यक्ति थे। क्यों, फैजी तो पहले से लिखे हुए, फैजी। ये जो अबू फजल थे, अबू फजल
ये बच्चे क्या थे, ये अबू फजल जो थे, ये अबू फजल ये अनुवाद विभाग का क्या थे, प्रमुख थे। दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला व्यक्ति एक कौन था, दीन इलाही धर्म को अपनाने वाला एक व्यक्ति कौन थे, बीरबल थे। कौन थे ये, बीरबल थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत में मौद्रिक नीति, भारत में मौद्रिक नीति कौन है, भारत में मौद्रिक नीति कौन है। ये सवाल असल में गलत टाइप हो गया है। भारत में मौद्रिक नीति कौन अपनाता है, मॉनेटरियल पॉलिसी कौन अपनाता है। देखिए, भारत में मौद्रिक नीति अपनाने की जिम्मेदारी किसकी है, तो भारत में मौद्रिक नीति, भारत में मौद्रिक नीति अपनाने की जिम्मेदारी किसकी है। तो बच्चे, भारत में मौद्रिक नीति, मॉनेटरियल पॉलिसी क्या होता है। देखिए, मौद्रिक नीति आरबीआई कब अपनाता है, मॉनेटरियल पॉलिसी कब अपनाया जाता है। मौद्रिक नीति को बेटा आरबीआई द्वारा अपनाया जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी को। क्यों अपनाया जाता है मौद्रिक नीति को, ठीक से देखिएगा बेटा, जब बाजार में तरलता ज्यादा हो जाती है, तरलता क्या है, मुद्रा की प्रवाह। जब बाजार में लोगों में पैसा की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जब तरलता बाजार में ज्यादा हो जाती है, तब होता क्या है, लोग डिमांड बढ़ा देते हैं, मांग बढ़ा देते हैं। तो जब लोग मांग बढ़ा देते हैं, तो जब मांग बढ़ जाता है तो कीमत में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी। जब मांग बढ़ेगा तो कीमत में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी। तो जब कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी बच्चे, तब क्या होगा, तब मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता, मुद्रा की क्रय शक्ति क्षमता ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी कम। यानी मुद्रा की खरीदने की शक्ति क्या हो जाएगी, कम। तो जब मुद्रा की खरीदने की शक्ति कम हो जाती है, इसी स्थिति को कहा जाता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी जब मुद्रा की परचेजिंग पावर, जब मुद्रा की खरीदने की शक्ति क्या होने लगे, कम, तो इसे कहा जाता है क्या, मुद्रास्फीति। इन्फ्लेशन कहा जाता है, मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो इसी मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई अपनाती है क्या, मौद्रिक नीति। इसी को जब नियंत्रण करना होता है तो आरबीआई क्या अपनाती है, मौद्रिक नीति। मुद्रास्फीति से आशय क्या है, मुद्रास्फीति से आशय यह है कि जब देश के वस्तु एवं सेवाओं की में क्या होने लगे, कीमतों में वृद्धि होने लगे, अर्थात क्या, जब मुद्रा की खरीदने की शक्ति क्या होने लगे, कम, तब आरबीआई द्वारा क्या अपनाया जाता है, मौद्रिक नीति अपनाया जाता है, मॉनेटरियल पॉलिसी। देखिए कौन कौन से मौद्रिक नीति आरबीआई अपनाता है, तो एक बेटा अपनाता है बैंक दर। बैंक दर, ये बैंक दर क्या होता है, जब आरबीआई वाणिज्य बैंक को, जब आरबीआई वाणिज्य बैंक को, जब वाणिज्य बैंक को क्या देता है, दीर्घकालिक लोन देता है, दीर्घकालिक लोन, दीर्घकालिक ऋण देता है, जिस ब्याज पर देता है बेटा, जिस ब्याज पर देता है वही ब्याज क्या कहलाता है, वही ब्याज कहलाता है बैंक दर। वही ब्याज क्या कहलाता है, बैंक दर। अब जरा ठीक से देखिएगा, वही ब्याज बैंक दर कहलाता है। अब बेटा ये बताइए, यदि बैंक दर बढ़ गया, यदि बैंक दर बढ़ जाएगा, तो जो वाणिज्य बैंक हैं, जो वाणिज्य बैंक हैं, वाणिज्य बैंक क्या काम करेंगे, ऋण की मात्रा में क्या कर देंगे, कमी, ऋण की मांग में क्या कर देंगे, कमी। यानी अब ये आरबीआई से ऋण क्या लेंगे, कम लेंगे। और जब वाणिज्य बैंक आरबीआई से ऋण कम लेंगे तो इनके पास तरलता की क्या हो जाएगा, कमी। तो इनके पास तरलता की हो जाएगा कमी, किसके पास, वाणिज्य बैंकों के पास। और जब वाणिज्य बैंकों के पास तरलता की कमी हो जाएगा तो ये क्या काम करेगा, ये ब्याज दर में क्या कर देगा, वृद्धि, क्योंकि इसके पास तरलता की कमी हो गई है, तो ये ब्याज दर में क्या कर देगा, वृद्धि कर देगा। और जब ब्याज दर उच्च हो जाएंगे तो परिवार, उपभोक्ता या निवेशक ये क्या काम करेगा, ये ऋण की मांग में क्या कर देगा, कमी। और जैसे ये ऋण के मांग में बेटा कमी करेगा, तैसे क्या हो जाएगा,
तरलता में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। और जैसे तरलता में कमी होगी आप क्या करेंगे, तुरंत मांग को क्या करेंगे, घटा देंगे। जैसे तरलता में कमी होगी तैसे मांग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जैसे मांग घटा तैसे कीमत क्या होगा, घट जाएगा। और जैसे कीमत घटा तैसे क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति नियंत्रित। मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित। यानी बैंक दर बढ़ने से तरलता में क्या आ जाएगी, कमी। तो जब लोगों के पास पैसे नहीं रहेंगे तो वो क्या काम करेंगे, वो डिमांड को घटाएंगे। और जैसे डिमांड घटाएंगे वस्तु एवं सेवाओं की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जैसे वस्तु एवं सेवाओं की कीमत कम हो जाएगी क्या क्या नियंत्रित होगा, मुद्रास्फीति। क्या नियंत्रित होगा, मुद्रास्फीति। इसके अलावा भी, इनके अलावा भी कुछ उपकरण हैं। जैसे क्या है, आप लोगों ने नाम खूब सुना होगा, रेपो दर। इनके अलावा आप लोगों ने नाम सुना होगा रेपो दर। रेपो दर, रेपो दर। अब ये रेपो दर क्या है, रेपो दर सेम वही बैंक वाला सीक्वेंस आप कॉपी कर दीजिए बच्चे, सेम बैंक वाला सीक्वेंस क्या कर दीजिए, कॉपी कर दीजिए। बस केवल एक बात याद रखना है, जब इसके तहत क्या होता है, जब आरबीआई वाणिज्य बैंक को, जब आरबीआई वाणिज्य बैंक को अल्पकालिक ऋण देती है, जब आरबीआई वाणिज्य बैंक को क्या देती है, अल्पकालिक ऋण देती है, तब इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं रेपो दर। अब बच्चा बताओ, अगर रेपो दर बढ़ जाएगा तो बैंक तुरंत लोन लेना क्या करेंगे, कम। और बैंक अपने ब्याज दरों में क्या कर देंगे, वृद्धि। और जैसे बैंक अपने ब्याज दर में वृद्धि करेंगे तैसे तरलता क्या हो जाएगी, कम। और जैसे तरलता कम हुआ तुरंत मांग क्या हो जाएगा, कम। और जैसे मांग कम हुआ क्या नियंत्रित होगा, मुद्रास्फीति। क्या नियंत्रित हो जाएगा, मुद्रास्फीति। याद कर लीजिए, जीडी में सवाल लगभग सेटों में अगली बार पूछे गए थे, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, एसएलआर, सीआरआर। तो क्या नियंत्रित हो जाएगा, मुद्रास्फीति। इसके अलावा एक दर आपको मौद्रिक नीति में और याद रखना, क्या, रिवर्स रेपो दर। रिवर्स रेपो दर, रिवर्स रेपो दर ये क्या होता है, जब आरबीआई वाणिज्य, जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों से अल्पकालिक ऋण लेती है, अल्पकालिक ऋण लेती है, अल्पकालिक ऋण लेती है, तो इसे कहते हैं रिवर्स रेपो दर। तो इसे क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो दर। देखिए, जब आरबीआई ने अल्पकालिक ऋण वाणिज्य बैंकों को दिया तो रेपो दर, और जब आरबीआई ने वाणिज्य बैंकों से ऋण लिया तो जिस दर पर लिया वो दर क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर। तो वो दर क्या हो जाएगा, रिवर्स रेपो दर। अब बेटा ये बताओ, अगर आरबीआई रेपो दर बढ़ाएगी तो वाणिज्य बैंक आपको लोन देंगे कि आरबीआई को लोन देंगे? उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित कहाँ है, उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है किसके पास, आरबीआई के पास। तो वो लोन किसको देंगे, आरबीआई को। तो वो अपना पैसा आरबीआई को दे देंगे, तो उनके पास क्या हो जाएगा, तरलता की कमी। और जैसे वाणिज्य बैंकों के पास तरलता की कमी हो जाएगा, जैसे वाणिज्य बैंकों के पास तरलता की कमी होगा, इसका मतलब क्या है कि अगर रिवर्स रेपो दर बढ़ा, अगर रिवर्स रेपो दर बढ़ा तो वाणिज्य बैंक के पास क्या हो जाएगा, तरलता की कमी। और जैसे तरलता की कमी होगा तुरंत क्या हो जाएगा, डिमांड हो जाएगा कम। और जैसे डिमांड कम हुआ तुरंत मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित। यानी बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर बढ़ने से क्या नियंत्रित होगा, मुद्रास्फीति यानी महंगाई नियंत्रित होगा। और बैंक दर, रिवर्स रेपो दर या रेपो दर घटने से क्या नियंत्रित किया जाएगा, मुद्रास्फीति। अब बच्चा किसी के पास पैसे नहीं रह गए हैं, सारे पैसे बैंक में चले गए हैं, तो डिमांड घटते घटते इतना घट जाएगा कि बाजार में डिमांड ही नहीं रहेगा। तो जब बाजार में डिमांड नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, तो बाजार में जब डिमांड नहीं रहेगा तो मंदी आने लगेगी, तो बाजार में पैसों को क्या किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। इनके अलावा आपको याद रखना है SLR, इसे कहते हैं वैधानिक, इसे कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। वैधानिक तरलता अनुपात ये क्या है, ये वो चीज है जब आरबीआई
वाणिज्य बैंकों को निर्देश देती है कि वाणिज्य बैंक अपने एनडीटीएल का जो प्रतिशत अपने पास रखते हैं उसे कहते हैं SLR। अब SLR बढ़ने से क्या होता है, लिक्विडिटी कम होती है। जब इकोनॉमी पढ़ाऊंगा तो इसका डिटेल बताऊंगा मैं आपको। SLR बढ़ने से लिक्विडिटी कम होती है और यदि लिक्विडिटी कम हुआ तो तरलता यानी लिक्विडिटी घटी तो डिमांड घटा तो मुद्रास्फीति नियंत्रित। एक बात आपको और देखना, CRR इसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये वो प्रतिशत है जब आरबीआई वाणिज्य बैंकों को कहती है कि आप अपने इनकम का कुछ प्रतिशत क्या काम कीजिए, हमारे पास अनिवार्य रूप से रख दीजिए। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं CRR। और CRR बढ़ने से लिक्विडिटी में क्या आएगी, कमी। और जब लिक्विडिटी में कमी आएगी तो क्या होगा, डिमांड में कमी। और जब डिमांड में कमी तो इन्फ्लेशन क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा मौद्रिक नीति कौन है, केंद्रीय सरकार, भारत का औद्योगिक विकास बैंक, आरबीआई। तो किसके द्वारा है गए, आरबीआई द्वारा होता है। देखिए एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, रेखीय संवेग संरक्षण, कोणीय संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण। एक जेट इंजन किस सिद्धांत, द्रव्यमान संरक्षण, रेखीय संवेग संरक्षण या फिर कोणीय संवेग संरक्षण। जेट इंजन की बात कर रहा, ऊर्जा संरक्षण पर काम करता है। अगला सवाल कह रहा स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन सा है, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन सा है। तो स्वयं को जो दूसरा सुल्तान कहता था वो अलाउद्दीन खिलजी है। खतरनाक शासक बच्चे, अलाउद्दीन खिलजी ने बलबन के लोह रक्त नीति को अपनाया था। यही अलाउद्दीन खिलजी है बच्चा जिसने राणा रतन सिंह से कहा था पद्मनी या तो डोली दिल्ली जाएगी या तो तुम जौहर हो जाओगी, और पद्मनी जौहर हो जाएंगी। यही अलाउद्दीन खिलजी बेटा, इन्होंने क्या काम किया था, अलाउद्दीन खिलजी, नुसरत खां और मलिक कपूर, इनके दो सेनापति थे अलग किसके, अलाउद्दीन खिलजी के। अलाउद्दीन खिलजी बच्चे क्या काम किए थे, अपने चाचा को मारकर अपने चाची से विवाह कर लिए थे। नुसरत खां आप जान ही रहे हैं इनके सेनापति थे। नुसरत खां गुजरात जाएंगे, गुजरात में आक्रमण करेंगे और वहीं पर उन्हें एक किन्नर मिलेगा, एक हिजरा मिलेगा जिसे 1000 दिनारी कहा जाएगा, मलिक कपूर कहा जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक इन्होंने बेटा दोआब में करों में क्या किया था, वृद्धि। रट्टा मान लीजिए, इन्होंने दोआब में क्या किया था, करों में वृद्धि। सबसे पढ़ा लिखा शासक था। इन्होंने राजधानी को बच्चे क्या काम किया था, दौलताबाद, देवगिरी स्थानांतरित कर दिया था। कहां पर, दौलताबाद। कहां पर, दौलताबाद। तो इनके बारे में आपको अभी के लिए फिलहाल 2 बातें याद रखनी है। क्या, दौलताबाद। राजधानी कहां लेकर गए थे, ये दौलताबाद। मोहम्मद सिकंदर लोदी इन्हें हिंदुओं के प्रति सहिष्णु नीति अपनाने वाला शासक माना जाता है। सिकंदर लोदी वंश में 3, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, इब्राहिम लोदी और इसके पहले बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। और इब्राहिम लोदी के शासनकाल में क्या होगा, पानीपत का प्रथम युद्ध होगा और फिर वहां से एंट्री किसकी होगी, बाबर की। बलबन बेटा, बलबन ये गुलाम वंश का शासक था जिसने बच्चे क्या काम किया था, चालसा दल को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। चालसा दल गुलाम वंश में किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। चालसा दल किसने बनाया था, इल्तुतमिश ने। इसी ने क्या अपनाया था, लोह रक्त नीति अपनाया था। किसने, बलबन ने। किसने अपनाया था, बलबन ने। अगला सवाल, तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला शासक कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। खतरनाक था, इतिहास पढ़ाऊंगा मैं आपको, बहुत डेंजर। किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान के आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, किस संविधान संशोधन द्वारा, तो ये किसके द्वारा किया गया, 61वां संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा क्या काम किया गया, जो मत देने की आयु 21 वर्ष थी, इसे घटाकर कितना कर दिया गया, 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन द्वारा, 61वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला सवाल कह रहा कि यदि दूध से क्रीम अलग कर दिया जाए तो घनत्व क्या काम करेगा। अब देखिए, जब आप दूध से क्रीम को निकाल लेंगे तो 2 चीजें घट जाएगा। क्या घट जाएगा, उसका आयतन घट जाएगा। आयतन भी घटेगा प्लस द्रव्यमान भी घटेगा। आयतन और द्रव्यमान दोनों घटेगा, लेकिन
अनुपात में, जितने अनुपात में आयतन घटेगा उतने अनुपात में द्रव्यमान नहीं घटेगा। तो जब द्रव्यमान नहीं घटेगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाता है। तो घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसके तहत घनत्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। अगला सवाल कह रहा लोकतंत्र, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन कहना किसका था, ये किसका कथन था? तो ये सब जानते हैं, बहुत ही फेमस, कौन, इब्राहिम लिंकन। कौन, इब्राहिम लिंकन थे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उपग्रह परीक्षण केंद्र स्थित है? किस स्थान पर उपग्रह परीक्षण केंद्र स्थित है? किस स्थान पर उपग्रह परीक्षण केंद्र स्थित है? तो ये स्थित है कहां पर, आंध्र प्रदेश में। कहां पर, ये आंध्र प्रदेश में। किस झील के समीप स्थित है ये पुलिकट। पुलिकट किस झील पर, पुलिकट। कौन सा है ये है सतीश धवन अंतरिक्ष सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। तो ये कहां पर है, श्रीहरिकोटा द्वीप पर। ये जो पुलिकट झील है ये कैसी झील है, ये लैगून झील है। ये कहां स्थित है, ये आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश प्लस कहां पर, कहां पर, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है क्या, पुलिकट झील। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है पुलिकट झील। लेकिन इसका अधिकतम पार्ट कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। इसका अधिकतम पार्ट कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। झीलों के बारे में आप यहां कुछ समझ लीजिए, कुछ फेमस झीलें, जैसे चिल्का भारत की खारे पानी की क्या है, सबसे बड़ी झील है। चिल्का भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। लैगून झील है जो विविधता में क्या है, धनी है। इसके अलावा केरल का एक झील आपको याद रखना, वेम्बनाड झील। ये वेम्बनाड झील केरल में है। कहां पर, केरल में। और ये भी क्या है, लैगून झील है। और केरल के लैगून झील को क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। और ये जो वेम्बनाड झील है ये 94 किलोमीटर लंबी है। कितने किलोमीटर, 94 किलोमीटर लंबी है। और इसे भारत का सबसे लंबा झील माना जाता है। इसी वेम्बनाड झील में प्रत्येक वर्ष ओणम के अवसर पर क्या आयोजित किया जाता है, नेहरू ट्रॉफी, जो नौकायान प्रतियोगिता है। और ये जो वेम्बनाड झील है ये वेटलैंड में है। चिल्का भी वेटलैंड है, पुलिकट भी वेटलैंड है, और वेम्बनाड झील भी क्या है, वेटलैंड है। देखिए, भारत की सर्वाधिक खारे पानी की झील अगर आपसे पूछे तो कौन सा झील होगा, ये सांभर। कहां पर स्थित है, राजस्थान में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम स्थित है? तो मैं अगर आपको ग्रह दिखाऊं, ग्रह, तो अगर ये सूर्य है बच्चे, ये अगर सूर्य है तो यहां पर एक ग्रह मिलेगा आपको क्या, बुध। बुध के बाद आप जाएंगे तो कौन सा ग्रह मिलेगा आपको, शुक्र के बाद जब जाएंगे तो क्या मिलेगा, पृथ्वी। शुक्र के बाद पृथ्वी के बाद क्या मिलेगा आपको, मंगल। थोड़ा सा स्पेस कम है, फिर से बना के दिखाते हैं। देखिए, ये शायद बच्चे कह रहे हैं कि कलर दिख नहीं रहा, ये सन है। तो जब सन के थोड़ा आगे जब आप जाएंगे तो क्या मिलेगा, बुध के बाद क्या मिलेगा आपको, शुक्र के बाद क्या मिलेगा आपको, पृथ्वी के बाद मंगल, और मंगल के बाद जब मंगल के बाद जाएंगे तो यहां पर बीच में आपको क्या मिल जाएंगे, क्षुद्र ग्रह, बीच में मिल जाएंगे क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रहों के बाद, जब क्षुद्र ग्रहों के बाद देखेंगे तो यहां क्या मिलेगा आपको, बृहस्पति। क्या मिलेगा, बृहस्पति के बाद क्या मिलेगा आपको, शनि के बाद क्या मिलेगा, अरुण के बाद क्या मिलेगा, वरुण। ये जो ग्रह हैं इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। इन ग्रहों को बाह्य ग्रह, और इन ग्रहों को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है आंतरिक ग्रह। यही जो आंतरिक ग्रह है इन्हीं को कहा जाता है पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जो बाह्य ग्रह हैं इन्हीं को कहा जाता है जोबियन ग्रह। कौन सी ग्रह, जोबियन ग्रह, रट लीजिए। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। सौरमंडल का कौन सा ग्रह, बृहस्पति है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र है। नीला ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। शुक्र को पृथ्वी की क्या कहा जाता है, बहन कहा जाता है। मंगल कैसा है, लाल है। तो पृथ्वी के सबसे नजदीक या जुड़वा बहन कौन सा है, शुक्र को सांझ या भोर का क्या कहा जाता है, तारा। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब घूमते हैं। शुक्र और
वरुण, शुक्र और अरुण ये कैसे घूमते हैं? ये पूरब से पश्चिम घूमते हैं। बाकी सारे ग्रह कैसे घूमते हैं? पश्चिम से पूरब घूमते हैं। सबसे अधिक तापांतर वाला ग्रह बुध है। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक तापमान वाला ग्रह शुक्र है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह शनि है। सबसे बड़ा ग्रह वाला उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। गैनोमीडा सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। और मंगल का फोबोस, और मंगल के कितना? फोबोस और डोमोस। डोमोस सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल पर एक पर्वत है निकस ओलंपिया। निकस ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल का क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निकस ओलंपिया। तो इस हिसाब से सही जवाब क्या होगा? इस हिसाब से क्या होगा? शुक्र होगा। अगला सवाल कह रहा डीएनए में पाए जाने वाला शर्करा क्या है? डीएनए में पाया जाने वाला शर्करा पेंटोज है। डीएनए में जो शर्करा पाया जाता है वो पेंटोज है। अगला कह रहा पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी किरणें को अवक्षेपण का कारण क्या है? तो ये क्या है? ओजोन। पराबैंगनी किरणों का कारण क्या है? ओजोन है। जरा देखिए बच्चे, ओजोन, अगर आप पृथ्वी को देखेंगे तो आप पृथ्वी के मंडल को याद कर लीजिएगा। ये क्या है? ये है क्षोभ मंडल। ये है क्षोभ मंडल। कहां से? 8 से 18 किलोमीटर तक क्या है? क्षोभ मंडल। इसके बाद आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? इसके बाद मिलेगा आपको समताप मंडल। इसके बाद क्या मिलेगा? समताप मंडल। देखिए कौन सा? क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल। ये क्षोभ मंडल कहां मिलेगा? ये मिलेगा 8 से 18 किलोमीटर। ये 8 से 18 क्या है? ये 8 किलोमीटर कहां से मिलेगा? ध्रुवों से। ध्रुवों से। ये कहां से मिलेगा? भूमध्य रेखा से। भूमध्य रेखा से। इसी क्षोभ मंडल में क्या होती हैं? मौसम संबंधी घटनाएं। क्या होती हैं? समस्त मौसम संबंधी घटनाएं। क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर, हाइट पर जाने पर अगर हाइट बढ़ेगा तो क्या होगा? तापमान, टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी। टेम्परेचर में क्या आएगी? कमी। कितना? 65 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी, और 32 मीटर नीचे आने पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या हो जाएगा? वृद्धि। इसके बाद क्या होगा? समताप मंडल। समताप मंडल जहां मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं, जहां तापमान क्या रहता है? समान रहता है। जहां तापमान बेटा क्या रहता है? समान रहता है। जहां जड़ वायुयान उड़ाए जाते हैं। समताप मंडल के ऊपरी परत पर ही पाया जाता है क्या? ओजोन। जो क्या काम करता है? जो पराबैंगनी को पृथ्वी पर आने से क्या कर देता है? रोक देता है। अब समताप मंडल के ऊपर आपको पाया जाएगा क्या? मध्य मंडल। मध्य मंडल क्या है? सबसे ठंडा मंडल। उसके बाद फिर क्या मिलेगा? जहां आयनीकरण होता है, जहां आयनीकरण होता है, आयन मंडल। जहां आयनीकरण होता है, आयन मंडल। उसके बाद फिर आप ऊपर जाएंगे, क्या मिलेंगे आपको? बहिर्मंडल। कौन सा मंडल? बहिर्मंडल मिलेगा। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा सीडीसी किसका सूचक है? कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिजाइन, कंप्यूटर एडेड कोड, कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड, कंप्यूटर एडिट डिजाइन। तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक डिकोड ये है सीडीएस का सूचक। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को बहुत फेमस सवाल है। आप लोग यूनेस्को के बारे में नीचे कमेंट कीजिए। लगभग बच्चे मुख्यालय, मैं कल आपको सारे मुख्यालय पढ़ाऊंगा। कल का सवाल जो मैंने पूछा था बहुत सारे बच्चों ने उत्तर दिया। ये सवाल आपको बताना है यूनेस्को की स्थापना और मुख्यालय। कॉमन सा सवाल है, आए दिन एग्जाम में आता है। अगर आप लोग बता पाएंगे, अगर आप लोग कमेंट में बताएं, मेरी इच्छा कि आप लोग बताएं कि ये कहाँ पर है। और आपको पेरिस, द हेग में किसी का मुख्यालय स्थित है, द हेग में भी किसी का मुख्यालय स्थित है। इन दोनों का आपको बताना है कि न्यूयॉर्क और द हेग में किसके मुख्यालय स्थित है। और पेरिस में भी एक मुख्यालय स्थित है। पेरिस में भी किसी संस्था का मुख्यालय स्थित है। कल आपको 5 मिनट में अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय ही बताऊंगा। ठीक है, ये इसका सवाल सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? तो उच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, संसद को कि मंत्री परिषद को? देखिए संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? उच्च न्यायालय को। अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट की क्या कहा गया है? गठन का प्रावधान। अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है, और अनुच्छेद 214 में किसके? हाई कोर्ट के गठन का क्या है? प्रावधान है। हाई कोर्ट के गठन का क्या है? प्रावधान है। तो
संविधान का संरक्षक किसे माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। कह रहा पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? किसी भी प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है बेटा, तो ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। ऊर्जा का समस्त प्राथमिक स्रोत परतंत्र में क्या है? सूर्य है। सूर्य से ही परतंत्र में समस्त ऊर्जा का क्या मिलता है? स्रोत मिलता है। ये थे आपके 20 क्वेश्चन, टोटल 20 क्वेश्चन थे। टोटल आपके एग्जाम में केस में 20 क्वेश्चन थे। ये जीडी का पहला प्रैक्टिस सेट था, ये प्रथम प्रैक्टिस सेट था जो मैंने आपको करा दिया। आपके देखिए बहुत लंबा समय नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन अटेंड कर लेंगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेंड करेंगे, उतना ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। आप अपने तैयारी को जितना बेहतर ढंग से क्या कर पाएंगे? मूल्यांकन कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए बहुत छोटे छोटे वीडियो डालूंगा। कल आपको इतिहास के टॉपिक पर भी क्वेश्चन कराऊंगा मैं, कल इतिहास के टॉपिक पर भी क्वेश्चन कराऊंगा। और आपके जीडी में कुछ चीज़ें अलग से जो दी हुई हैं, जैसे दिवस दिया हुआ है, जैसे दिवस दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय विविध जो दिए हुए हैं, जैसे दिवस दिया हुआ है, मुख्यालय दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की जो मुख्यालय हैं वो दिए हुए हैं, भारतीय जो संस्थाएं हैं उनके मुख्यालय दिए हुए हैं। ठीक है, इनके अलावा खेल कूद और पुरस्कार, खेल कूद और पुरस्कार, ये टॉपिक मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगा। इनके टॉपिक मैं आपके लिए अलग से लेकर आऊँगा, जिसमें सवाल जो है लगभग एग्जाम में आपके जीडी में जो सिलेबस में दिया है विविध वाले चैप्टर में वो आएगा ही आएगा। ठीक है, तो नीचे आप कमेंट करके बताएं कि ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे, और जो मैंने उस आंसर पूछा है उसका उत्तर आप लोग जरूर बताएं। ठीक है, अगर कोई कमी है आपका, अगर कोई और डिमांड है तो आप लोग अपने नीचे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं। तब तक हमेशा के लिए आप क्या करें, अपना और अपना का खूब ख्याल रखें, हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं कल।